हेलो एवरीबडी, I'm अक्षय चौहान, एचओडी इंग्लिश एंड एयरफोर्स फेज 2 स्पेशलिस्ट एट अचीवर्स डिफेंस एकेडमी। बेटा आप सभी का अचीवर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और अचीवर डिफेंस एकेडमी की जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है उस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप एयरफोर्स नेवी और एनडीए की एस्पिरेंट है या 17 से 20 साल के बीच अगर आपकी एज है और आप एयरफोर्स नेवी एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और अचीवर्स से जुड़ के आप भी भरे अपने सपनों में उड़ान। अचीवर्स वो संस्था बेटा जो दे चुकी है आज तक 1100 प्लस सिलेक्शन, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं आने वाले सिलेक्शन में से। सो डोंट वेट, ज्वाइन नाउ द अचीवर डिफेंस एकेडमी बैचेज, स्पेशल बैच फॉर एयरफोर्स, स्पेशल बैच फॉर नेवी एंड स्पेशल बैच फॉर एनडीए। तो अब जो स्टार्ट कर रहे हैं हम या स्टार्ट कर चुके हैं कुछ दिनों से जो चल रहा है, जो बच्चे डेली फॉलो कर रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल, जिन्होंने नहीं किया वो कर लें बेटा। अचीवर डिफेंस एकेडमी के चैनल पे अब चल रहे हैं टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज के अंदर इंग्लिश के आर्टिकल, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, मॉडल्स और कंजंक्शन। तो सभी पे बेस्ड 4-4, 5-5 क्वेश्चन, किसी पे 3 क्वेश्चन, किसी पे 2 क्वेश्चन हम देखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको वीडियो को पॉज करें, खुद से आंसर प्रिडिक्ट करें, क्या आंसर हो सकता है उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, सर 1 का ये होगा, 2 का ये होगा, 3 का ये होगा। और उसके बाद आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन सुने कि किसका आंसर क्या है और क्यों है। तो पहले 4 क्वेश्चन है बेटा आपके बेस्ड ऑन आर्टिकल, तो आर्टिकल पे बेस्ड है पहले 4 क्वेश्चन। तो इनमें हमें आर्टिकल फिल करना, सभी के सेम ऑप्शन है। अगर आर्टिकल ए आएगा तो ऑप्शन ए है, आर्टिकल एन आएगा तो ऑप्शन बी बताना आपको, आर्टिकल द आएगा तो सी और नो आर्टिकल आएगा तो ऑप्शन डी। तो पहला क्वेश्चन है, आई सा ब्लैंक वन आइड गर्ल। तो गर्ल आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है भाई, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। तो बेटा वन, जब आप देखेंगे वन की प्रोनाउंसिएशन व, तो वह आपका क्या है भाई, आपका वोवल है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है आपका। तो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा तो क्या आएगा, आई सा ए वन आइड मैन। अगर यहाँ पे वावल साउंड आती और ए और एन में से चूज करना होता तो हम क्या चूज करते, एन। बेटा आपको हमेशा जो साउंड है ये इंग्लिश की बजाय हिंदी की देखनी है। अगर आप हिंदी की साउंड देखेंगे तो कभी भी आपका आर्टिकल का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उससे अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, ब्लैंक गोल्ड इज हैवियर देन सिल्वर। तो जो गोल्ड है आपका ये है बेटा आपका मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, तो इससे पहले आएगा नो आर्टिकल। आर्टिकल का यूज हो सकता है मटेरियल नाउन से पहले, कब हो सकता है, जब इसको फिक्स या डेफिनेट कर दिया जाए। जैसे यहाँ पे तो सभी गोल्ड की बात हुई, अगर गोल्ड किसी स्पेसिफिक गोल्ड की बात होती, जैसे द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज क्या कह सकते हैं आप, चीपर, या द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज प्रीसियस देन गोल्ड ऑफ सम, किसी भी अदर गोल्ड की अगर हम बात करें हम, ठीक है ना। तो वहां पे गोल्ड को हम डेफिनेट कर देते, तो ऑफ लगने के बाद तो इससे पहले आर्टिकल दा सकता है, अदरवाइज कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर मटेरियल नाउन, जनरली मटेरियल नाउन की बात हो रही है, उसको डेफिनेट नहीं किया गया है, तो इसका आंसर हो गया नो आर्टिकल, तो ऑप्शन डी। उससे अगला बेटा आपका, आई रीड ब्लैंक फर्स्ट 2 पेजेज ऑफ दिस बुक। तो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है आपका ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th और लास्ट सारे क्या हैं आपके बेटा, ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव। तो ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज होता है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। उससे अगला है बेटा आपका, माई सन गोज टू ब्लैंक स्कूल डेली। तो भाई आप देखेंगे यहाँ पे स्कूल की अगर हम बात करें तो स्कूल उन नाउन्स के अंदर आता है जो कि किसी स्पेसिफिक पर्पज से अगर इन बिल्डिंग का यूज हो तो कोई आर्टिकल, देखो जैसे अगर हम बात करें बेटा स्कूल की, तो स्कूल का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया, वहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे, ठीक है। हॉस्पिटल का उद्देश्य क्या है, वहाँ पे लोग ट्रीटमेंट करने के लिए, ट्रीटमेंट लेने के लिए जाएंगे। जेल का उद्देश्य क्या है, वहाँ पे प्रिजनर्स को रखा जाएगा। अगर इनका मुख्य उद्देश्य से यूज हो रहा है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर किसी अदर पर्पज से यूज हो रहा है तो आर्टिकल आएगा। तो भाई माई सन गोज टू ब्लैंक स्कूल डेली, भाई रोजाना स्कूल जाता, पढ़ाई करने जाता होगा, तो मुख्य उद्देश्य से इसका यूज हुआ स्कूल का, तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, नो आर्टिकल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उससे अगला क्वेश्चन है बेटा, ही इज एज ब्लैंक एज हिज ब्रदर। तो जब भी आपको एज दिख जाए
या सो एज दिख जाए तो ध्यान रखेंगे इन दोनों के बीच हमेशा पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज होगा। तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी, सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी, कौन सी आएगी? पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बोले तो गुड। ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर। उससे अगला क्वेश्चन है बेटा आपका ही इज ब्लैंक देन इंटेलिजेंट। फिर से एडजेक्टिव का क्वेश्चन है। तो भाई एक ही व्यक्ति की जब दो क्वालिटी में कंपैरिजन हो, एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज में कंपैरिजन हो तो बेटा आप ध्यान रखेंगे, क्या बात ध्यान रखनी है आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी में कंपैरिजन हो तो वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज ना करके मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे वाइजर यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा? मोर। वाइज इज द राइट आंसर। उससे अगला क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7, ही इज सीनियर ब्लैंक मी। तो बेटा जहां पे भी आई आर आ जाए, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इन सब के बाद जो प्रेपोजिशन यूज होती है वो यूज होती है टू। तो टू इज द राइट आंसर। तो बेटा ये आपके 7 क्वेश्चन थे। तो आपके 7 में से कितने ठीक हैं कमेंट सेक्शन में बताएं मेरे को। उसके बाद देखते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं बेटा अब क्वेश्चन नंबर 8। तो वंस अगेन वीडियो पॉज करें और देखें आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद मेरी सुनिए एक्सप्लेनेशन सारी। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बेटा। डायमंड इज मोर प्रीशियस देन ब्लैंक मेटल। तो बेटा आप ध्यान रखेंगे एडजेक्टिव में जिसका अगर किसी चीज़ का कंपैरिजन किसी ऐसी चीज़ के साथ हो रहा है जो उस ग्रुप का हिस्सा है तो यूज करते हैं हम एनी अदर। तो क्या यूज करेंगे? एनी अदर। लेकिन अगर किसी चीज़ का कंपैरिजन ऐसी चीज़ के साथ हो रहा है जो उसका हिस्सा नहीं है तो यूज करेंगे हम एनी। क्या यूज करेंगे बेटा? एनी। तो ध्यान रखेंगे डायमंड मेटल का हिस्सा नहीं है तो क्या होगा? डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद है बेटा आपका दिस इज प्रीफरेबल ब्लैंक दैट। दिस इज प्रीफरेबल ब्लैंक दैट। तो बेटा प्रेफर के साथ यूज होता है आपका टू। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? टू। तो दिस इज प्रेफरेबल टू दैट। प्रेफर हो, सीनियर हो, जूनियर हो, अल्टीरियर हो, एक्सटीरियर हो, इन्फीरियर हो, इन सभी के साथ प्रेपोजिशन यूज होती है टू। ध्यान रखेंगे इस बात का। उससे अगला है मनीषा इज मोर इंटेलिजेंट देन ब्लैंक। तो मनीषा ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो मनीषा यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करी तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट के साथ होगा बेटा। तो यहाँ पे क्या आएगा? देन आई। उससे अगला है इट इज ब्लैंक हु वाज स्वेरली पनिश्ड। तो बेटा आपको सेंटेंस में दिख रहा है हु, तो हु के बाद आ रहा है वो, तो मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर रहा होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो सारे सिंगुलर हैं। तो आपको दूसरा रूल याद दिला दूँ मैं, इट के बाद अगर इज या वो जा जाए तो सब्जेक्टिव केस यूज होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ही यूज होगा। तो ही इज द राइट आंसर। उससे अगला है बेटा आपका हैव यू एनी ऑब्जेक्शन। तो साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा पहली बात। तो इस पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है सेंटेंस। तो हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू ब्लैंक गोइंग टू द स्कूल। तो गोइंग क्या है आपका? गोइंग जिरेंड है बेटा। और जिरेंड से पहले हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज होता है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे? माई। तो माई गोइंग इज द राइट आंसर। उससे अगला है बेटा आपका दे इंजॉयड ब्लैंक ड्यूरिंग द वेकेशन। तो इंजॉय आपका प्योर ट्रांजिटिव वर्ब है और प्योर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? देम नहीं होगा, हिमसेल्फ नहीं होगा, देम सेल्फ नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर है, देम सेल्फ होगा क्योंकि देम सेल्फ क्या आपका प्लूरल है। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये थे बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 13। कितने आपके सही हैं कमेंट सेक्शन में मेरे को साथ साथ बताते रहें और एट लास्ट बताएंगे आपके टोटल इंग्लिश में भी इसमें से कितने क्वेश्चन सही हैं। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो बेटा देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक बार फिर से वीडियो पॉज करो और सोल्व करके देखो सारे के सारे क्वेश्चन, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन सुन लें। तो अगला क्वेश्चन आपका ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। तो बेटा ध्यान रखेंगे लेट बट एक्सेप्ट बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। तो यहाँ पे आई यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा? मी। तो पार्ट सी में एरर है। उससे अगला क्वेश्चन है बेटा आपका ब्लैंक गॉड ब्लेस यू। तो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है और ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा मे से शुरू होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका मे गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1919 वाज वेरी सिग्निफिकेंट इन माय लाइफ। तो बेटा फिर से आप ध्यान रखेंगे बिटवीन का पेयरिंग कंजंक्शन टू नहीं होता, एंड होता है। तो यहाँ पे टू नहीं होगा, एंड आएगा। उससे अगला क्वेश्चन है बेटा आपका तो पार्ट कौन से में एरर होगी? बी में एरर है।
उससे अगला क्वेश्चन आपका स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। वंस अगेन हार्डली स्कार्सली का जो पेयरिंग कंजंक्शन होता है वो देन नहीं होता बेटा, वैन होता है। तो THEN लिखना बिल्कुल गलत है, क्या आएगा यहाँ पे WHEN वैन, और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उससे अगला है बेटा आपका नो सूनर हैड द थीफ सीन द पुलिस ब्लैंक ही रेन अवे। तो बेटा नो सूनर का पेयरिंग कंजंक्शन होता है THAN देन, तो THEN देन आंसर नहीं होगा, THAN देन इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। रादर, अदर और नो सूनर और सारे कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद THAN देन आता है, ना कि THEN देन। उससे अगला क्वेश्चन आपका ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट ब्लैंक हार्ड वर्किंग। तो नॉट ओनली का पेयरिंग कंजंक्शन होता है बेटा आपका बट आल्सो, तो सी इज द राइट आंसर। उससे अगला क्वेश्चन है बेटा आपका दो ही वर्कड हार्ड। तो दो का पेयरिंग कंजंक्शन कभी भी बट नहीं होता, लेकिन एग्जामिनर बट यूज करता है कई बार पेपर में। दो का पेयरिंग कंजंक्शन होता है यट, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो बेटा ये थे आपके 20 क्वेश्चन। तो अभी तक आपने बाकी जो 4 पेपर डल चुके हैं टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के, वो नहीं देखे हैं तो वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं अभी इस चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आप एयरफोर्स नेवी ND के एस्पिरेंट है या आपका छोटा भाई बहन जो भी तैयारी कर रहा है इनमें से किसी भी एग्जाम की, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो भी आती रहेंगी। भाई कब किसका नोटिफिकेशन आ रहा है, कब रिजल्ट आ रहा है, कब ND का पेपर हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, क्या क्वेश्चन आया पेपर में, क्या नहीं है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एयरफोर्स नेवी ND की, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इसके जस्ट बाद आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स की वीडियो दिखेंगी, और जो फिजिक्स की वीडियो पेंडिंग है वो भी आपको जल्द इसी चैनल पे मिल जाएंगे। जो 2 वीडियो पेंडिंग है वो भी आपको मिल जाएंगी, तो उसके लिए आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। अचीवर्स का सहारा, सिलेक्शन तुम्हारा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं जो हमारा टॉपिक वाइज टेस्ट है, टेस्ट नंबर 5, उसके सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिएगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस फॉर्मूला है 6, 7 और पॉइंट है 2, -9। इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो इसमें से माइनस कर दिया 4 का स्क्वायर 16, और इसमें से माइनस कर दिया 16 का स्क्वायर 256। तो ये बन गया कितना 272। ठीक है, तो अगर हम इसको लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं भाई इसको, तो आप इसको लिख सकते हैं 17 × 16, 4√17 आ गया। ठीक है ना, तो ये आपका जो है डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी डिस्टेंस इसके अंदर दे रखी है। डिस्टेंस इनके अंदर दी हुई है, कितनी दी हुई है डिस्टेंस इनके अंदर 5। तो फॉर्मूला लगा दो, तो डेल्टा -1 का स्क्वायर और 4 - 7 -3 का स्क्वायर 9 और इनका रूट कितना 5। अब या तो इसको सोल्व कर लो या ऑप्शन पुट करके देखो। तो 5 और -3 अगर पुट करते हैं इसके अंदर तो आपका जो आंसर है वो 5 आ रहा है। बी ऑप्शन जो आपका हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, टाइम लगेगा इसके अंदर। ठीक है ना, तो सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इक्वेशन दे रखी है लाइन की जो 2 लाइनों को कट करती है। ये पॉइंट है, इन दोनों को एक लाइन कट करती है। लाइन की इक्वेशन है y + x - 2 = 0। बेसिक से करेंगे तो टाइम लगेगा। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पे पुट कर दो। जब ये पॉइंट पुट करोगे आप तो यहाँ से आपका 2 आ जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट पुट कर दो बस, डायरेक्ट आपका आंसर ही आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इसके अंदर दिया हुआ है xy 1 - 2 और 3 - 4। ये कोलिनियर है। कोलिनियर है तो इनका जो स्लोप है वो सेम आएगा। तो स्लोप निकाल लीजिए y + 2 x - 1 और इसका स्लोप निकाल लीजिए। ऊपर तो क्या हो गया 2, नीचे आ गया -2, तो ये -1 हो गया। और जब हम इसको सोल्व करेंगे -x + 1, तो x + y क्या हो गया, x + y आ गया -1। यही आपको फाइंड आउट करना था, x + y क्या है, तो -1 आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपको पॉइंट दे रखे हैं A0, 0B और 1, 1। ये बताने हैं, ये कोलिनियर दे रखे हैं और आपको वैल्यू बतानी है 1/A 1/B की। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाओ। इसमें से ये माइनस किया बाय A और इसमें से ये माइनस कर दो B -1, नीचे -1। तो ये हो गया B, ये AB और ये -A, A + B = AB। AB से डिवाइड किया तो ये आपका क्या आ गया 1। यही आपको फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसके अंदर -4 3 और 2 6 सेंट्रोइड कहता है ओरिजिन है, ठीक है, और आपको ये पॉइंट जो है एक निकालने हैं। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है -2 + 2 + x/3 = 0, तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी और y का कोऑर्डिनेट जो है वो हो जाएगा ये, तो y की वैल्यू आ जाएगी -9। तो इसका आंसर आएगा आपका 2 and -9, ठीक है ना, फॉर्मूला लगाना था सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 50 यूनिट का जो एक्सपेंसेस है वो है 320 रुपये, 80 यूनिट का जो एक्सपेंसेस है वो है 380 रुपये, 110 यूनिट का आपको बताना है। तो देखो 30 यूनिट इंक्रीज हो रही है और एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं कितना, 60 रुपये, तो दोबारा से 30 यूनिट इंक्रीज होएगी तो 60 रुपये और इंक्रीज हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 440 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पैराबोला दे रखा है, उसके ऊपर पॉइंट इक्वेशन दे रखी है y² 4ax और ये पॉइंट दे रखा है x1 y1, इसकी डिस्टेंस बतानी है फोकस से। तो अभी बताओ ये जो डिस्टेंस है ये डायरेक्ट इसकी डिस्टेंस से सेम होती है। अब ये a है तो ये भी a है और ये a है तो ये भी a है, ये x1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी a + x1, और जो ये डिस्टेंस होगी वो ही ये डिस्टेंस होगी, तो फोकल डिस्टेंस जो है a + x1 आ जाएगी। उसके बाद एक इक्वेशन दे रखी है पैराबोला की और इक्वेशन है y² = -4x। ये कैसे बनेगा, ये बनेगा ऐसे, पूछता है कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। और देखते आगे। हाँ, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे फोकस पूछे हैं, इक्वेशन है 4x² + 5y² = 20, तो x² 5 हो गया और y² 4 हो गया, इक्वल टू हो गया 1। तो इसके फोकस क्या आएंगे, फोकस आएंगे ए ई और 0। ए कितना है, 5 है, ई क्या आएगा, ई आएगा 1 - 4/5, तो ये आ गया कितना, 1/5 का रूट हो गया, तो √5 आ गया ये, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द फोकस पूछी है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस क्या होती है, 2AE होती है, ठीक है, तो 2√5 आ जाएगा, ठीक है। तो 2√5 जो है आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से सोल्व करेंगे ना 1 - 4/5, हाँ जी, तो ये आंसर आ जाएगा क्या, 2√5 आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। तो 31 के अंदर आपको क्या बोल रखा है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस 2AE इक्वल दे रखी है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की 2b²/a, 2 से 2 कट हो गया, तो a² E और b², E की वैल्यू क्या आ गई, b²/a²। फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रिसिटी का, 1 - b²/a²। वैल्यू किसकी निकालनी है, E की निकालनी है, सेंट्रिसिटी की, तो यहाँ पे क्या रख दो, E रख दो, तो E और 1 - E, तो इसको सोल्व किया, स्क्वायर किया, तो ये आ गया E² + E - 1। फैक्टर बनाओ, क्या होता है फैक्टर, -b और b² - 4ac / 2, तो √5 + 1/2 और √5 - 1/2, ये तो एक से ज़्यादा होगी, इलिप्स है, एक से कम आंसर आएगा, तो ये आपका आंसर आ गया, √5 - 1/2, बी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, इसमें भी आपको इसेंट्रिसिटी जो है बतानी है। तो ये हो गया x² / 16 हो गया और y² / कितना हो गया, 7 = 1। इसेंट्रिसिटी होती है 1 - में 7/16 और ये कितना हो गया, तो 16 में 7 गया 9/16, 3/4 जो है आपका आंसर आ गया इसेंट्रिसिटी। फॉर्मूला लगाना था सिर्फ। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है PS + PS', क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है। तो ये होता है सम ऑफ फोकल डिस्टेंस, सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फोकस। तो ये 2A या 2B के इक्वल होता है, जो भी A और B में से बड़ा हो, तो B कितना है, 5 है, तो ये 10 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटर बताने 34 में सेंटर दिख ही रहे हैं, सेंटर क्या दिख रहे हैं, -1 और 2 दिख रहे हैं, x - h होता है और y - k होता है, और जो h और k होता है वो क्या होता है, सेंटर होता है। -1 और 2 आंसर ही दिख रहा है इसमें। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, 35 के अंदर आपकी बुक का क्वेश्चन है ये कि BSS', ये आपको दे रखा है क्या, ये थीटा दे रखा है, ठीक है। और आपको क्या बताना है इसके अंदर, आपको इसेंट्रिसिटी बतानी है। तो ये AE होता है और ये B होता है,
ठीक है, तो अब ये बताओ b बाई ए ई टेंजेंट थीटा हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। ठीक है, और इसेंट्रिसिटी आपको बतानी है क्या होती है? 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होती है। ठीक है, तो अब ये देखो जो E है, ठीक है, E निकालना है आपको, तो b बाई ए की वैल्यू क्या आ गई? ई टेंजेंट थीटा आ गई। तो E 1 माइनस में इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? ई स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, E का स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ई स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा, ई स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, ई इक्वल टू कोस थीटा। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा आपको सोल्व करना पड़ेगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपसे पूछ रखा है क्या? फोकस पूछ रखा है। तो वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। तो फोकस इसके अंदर क्या होएगा? 0 और बी ई होएगा, क्योंकि माइनस एक्स के आगे है। तो b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू तो कितनी है? 2 है, यहाँ पे b स्क्वायर होता है। अच्छा, e की वैल्यू निकालनी है। e की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस में b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, रूट 13 बाय कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है ना, रूट 13 बाय 2, ये कट जाएगा, तो 0 प्लस माइनस रूट 13 आ जाएगा आंसर। ठीक है, कंसेप्ट याद रखना, फॉर्मूला याद रखना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे, वो भी सेम बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके अंदर है एक्स स्क्वायर बाय 36 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। ये भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो इसका आंसर आपका जो है ये आएगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये भी, ये क्वेश्चन। हाँ जी, से नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। इसेंट्रिसिटी दी है 3, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस टू ए ये दिया 24, और आपको इक्वेशन बतानी है। इक्वेशन मतलब ए और बी की वैल्यू आपको निकालनी है। इक्वेशन है हाइपरबोला की, तो ये वैल्यू आपको बतानी है, ये दोनों वैल्यू आपको बतानी है। तो अब ई दे रखा है आपको कितना? 3 दे रखा है, तो 3 आपने पुट कर दिया, तो ए कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ पे ए 4 हो गया, तो यहाँ क्या आ गया? 16 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब ए भी पता चल गया, ई भी पता चल गया, तो ई क्या होता है? ई होता है क्या? बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये 3 है, और ये कितना है? 16। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो फिर आपका जो है आंसर आ जाएगा। हाँ, तो ये आपका जो आंसर है ये आएगा आपका कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा ये। ठीक है, तो बस अब इसका एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना बस। जैसे यहाँ से 9 आ गया, 1 बी स्क्वायर बाय 16 हो गया। ठीक है, और ये कितना आ गया? 8, और बी स्क्वायर 16, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 128 आ गई, 128 आ जाएगा ये। अब इनका एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 128 आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको लेटस रेक्टम दे रखी है, सेंट्रिसिटी पूछी है। एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय लेमडा इक्वल टू 1। लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाय ए 9/2 दे रखी है। ठीक है, तो 2b स्क्वायर का मतलब लेमडा स्क्वायर, और a कितना? 16, 9/2। तो अब ये देखो कितना हो गया? 2 से चला गया 8 पे, 2 से चला गया 4 पे, लेमडा स्क्वायर 36, और लेमडा कितना आ गया? 6। अब लेमडा 6 आ गया, लेमडा की जगह क्या आ गया? 6। तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 + 6/16। ठीक है, लेमडा स्क्वायर लिखना है यहाँ पे, तो 36 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया? 36/16। ठीक है, तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला लगा दो। आपको क्या निकालना था? इसेंट्रिसिटी निकालना था। तो इसेंट्रिसिटी अगर आपने निकाला तो ये कितना हुआ भाई? सॉरी, आपका ये हो जाएगा, दोबारा देखो इसको, 9/2 दे रखा है, और ये क्या दे रखा है? लेटस रेक्टम दे रखा है 2b स्क्वायर बाय ए। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। वैल्यू किसकी रख दी? ए की रख दी। ए की वैल्यू तो 4 आएगी ना यहाँ पे, ए की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 9 आया, तो 1 प्लस में 9/16 5/4 आ जाएगा। ठीक है ना, 5/4 आंसर आया। हाँ, अब ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एक पॉइंट दे रखा है 3 2 1 और इसका आपको बताना है क्या, इमेज पॉइंट बताना है। प्लेन की इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 7। ठीक है, अब या तो ऑप्शन पुट कर दो, ऑप्शन पुट करके जो सेटिस्फाई हो जाए वही जो है आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर इमेज पॉइंट पूछी है, इमेज पॉइंट, ठीक है ना। अगर ये फोटो परपेंडिकुलर पूछा होता फिर तो आपका आंसर आ जाता, लेकिन इसमें क्या पूछी है, इमेज पॉइंट पूछी है। तो ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक क्या थी, x, ठीक है, x माइनस में ये वाला पॉइंट 3 डिवाइड बाय a, y माइनस 2 डिवाइड बाय -1, z माइनस 1 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू -2 और ये पॉइंट इसमें पुट कर दो 6 माइनस 2 और प्लस 3 डिवाइड बाय 7 और a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और c का स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 प्लस 9। इनको बस अब सोल्व करना है। तो ऊपर से अगर हमने देखा तो 7 3 10, 10 और 6 16, 16 में से 2 गया 14 और नीचे भी 14, ये तो कट हो गया। अब इनको सोल्व कर लीजिए, x माइनस 3 ये कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। -4 प्लस 3 x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अच्छा, उसके बाद इसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे, y माइनस 2 ये हो गया 2, y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई एंड z माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया, -6, z की वैल्यू क्या आ गई, -5। तो ये जो है आपकी इमेज पॉइंट बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ना यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनेगी, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इक्वेशन चेंज कर देंगे तो उस हिसाब से ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो अगर हम ये इक्वेशन लेके चलते हैं और आपको निकालना हो, क्या निकालना हो, इमेज पॉइंट निकालना हो, तो इस तरीके से हम जो है उसको सोल्व करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल। टू डायगोनल का एंगल आपको याद रखना 1/3 होता है, क्लासेस के अंदर सोल्व भी कराया हुआ है, ठीक है ना। तो कोई भी हम एज्यूम कर सकते हैं, याद रख सकते हैं इसको। सेकंड है, इससे लास्ट है 42। 42 के अंदर एंगल बताना है, एंगल बताना है दो प्लेन के बीच में, दो प्लेन के बीच में एंगल बताना है। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं ना, 1 -4 और 3, तो ये कितना आ रहा है, 0 0 आ रहा है, तो क्या एंगल आ गया, π/2 एंगल आ गया, ठीक है ना। इससे नेक्स्ट 43 क्वेश्चन में, 43 के अंदर x के साथ तो पॉजिटिव एंगल दे रखा है बट ऑब्ट्यूस एंगल दे रखा है, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ एंगल दे रखा है π/4 और π/3। इनकी डायरेक्शन जो कोसाइन पूछी है, तो इसका तो 1/√2 आना चाहिए, इसका 1/2 आना चाहिए, इसका हम निकाल लेंगे। तो अगर आप ये देखोगे ना, ये एक ही ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी 2 क्वेश्चन और बचे, वेक्टर के हैं, देखिए क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से हैं। तो इसके अंदर दे रखा है a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, ये 1 है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 a b और कोस थीटा। एंगल निकालना है इनके बीच में, तो ये 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये कितना हो गया 2 और ये कोस थीटा। तो 1 से 1 कट गया, तो -1 -2 कोस थीटा और कोस थीटा बोले तो कितना 1/2, तो थीटा कितना आ गया π/3 आ गया, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, a का मैग्नीट्यूड 6 दे रखा है, b का मैग्नीट्यूड 8 दे रखा है, a प्लस b का मैग्नीट्यूड 10 दे रखा है और a माइनस b का मैग्नीट्यूड बताना। तो एक बात याद रखना, अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो ना, देखो बन रहा है, तो यही वाला आंसर होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बने तो, ठीक है। वरना सोल्व करना है तो सोल्व कर लो, फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको। तो ये प्लस में ये और ये होता है 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये रख दो फॉर्मूला, ये आपके आंसर आ जाएगा बस, ठीक है। तो 10 आंसर आएगा। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो हमने सारे के सारे क्वेश्चन किए 5 टेस्ट के, तो बस देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन करना और बढ़िया तरीके से आपको एग्जाम भी करना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर बाकी और क्लासेज। हेलो स्टूडेंट, अचीवर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो आज आपका टेस्ट नंबर 5 का जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो टोटल 25 क्वेश्चन थे, उनको 1 बाय 1 हम करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46 आता है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप लोगों ने टेस्ट दिया तो आपको पता भी होगा क्वेश्चन क्या है। 46 क्वेश्चन है, वन अ ग्लास रोड रब
विद सिल्क, एक ग्लास रोड ली, उसको सिल्क के साथ रब किया, ठीक है, तो क्या होगा? बहुत सारे ऑप्शन आपको यहां पर गिवन है, तो याद रखें, ठीक है। ग्लास रोड गेट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ग्लास रोड जो है, ग्लास रोड गेट पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम ग्लास रोड टू सिल्क क्लॉथ। तो याद रखें, जो ऑप्शन आपसे पूछा जाए ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया गया तो क्या होगा, तो याद रखें इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं। और उसका रीजन ये होता है क्योंकि ग्लास रोड का जो वर्क फंक्शन है वो रो होता है। जैसे ही आप ग्लास रोड और सिल्क को रब करेंगे, ग्लास रोड का वर्क फंक्शन कम होने की वजह से ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ में चले जाएंगे। तो जो 46 आपका क्वेश्चन है उसका आप बी ऑप्शन जो है उसको करेक्ट करेंगे। बी ऑप्शन गिवन है, गिव इलेक्ट्रॉन टू सिल्क, तो ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन जो है सिल्क में चले जाते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में अ कॉम्ब रन थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, दिस इज ड्यू टू। इसका मतलब ये है आपने कॉम्ब लिया, उससे कंघी की और फिर उस कॉम्ब को हम एक पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं तो क्या देखा जाता है कि पीस ऑफ पेपर उससे चिपक जाता है। बहुत सारे ऑप्शन आपको यहां पर गिवन है। एक ऑप्शन आपको गिवन है ऑप्शन नंबर सी, द एटम इन द पेपर गेट पोलराइज बाय द चार्ज को, ठीक है। तो आप 47 का सी ऑप्शन करेंगे और आप इसको ऐसे आपका सी ऑप्शन ही करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि होता क्या है, जो आपका पेपर का पीस है और जो ये कॉम्ब है, ठीक है, सपोज करिए आपने जो कॉम्ब किया तो रब किया, रब करने से इस पर जो है सपोज करिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, कॉम्ब पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पेपर पर इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा और इस वजह से जो है इनमें स्टार्ट हो जाएगा अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर जो हम देखेंगे, ठीक है, 47 का सी ऑप्शन चलेगा और हम बोलेंगे इट इज ड्यू टू पोलराइजेशन ऑन पेपर। पेपर पर जो है पोलराइजेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, उस वजह से जो है इनमें अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन में गिवन है द चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर रिजाइड ऑन इट्स आउटर सरफेस। कभी भी किसी भी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो इनर सरफेस में आने की बजाय वो उसके आउटर सरफेस पे आता है, ऐसा क्यों? बहुत सारे ऑप्शन आपको जो है यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो याद रखिए आप ए ऑप्शन जो है उसको करेक्ट करेंगे और ऑप्शन गिवन है द फ्री चार्ज टेंड्स टू बी इन इट्स मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट, ठीक है। तो आपके चार्ज किसी भी मेटल को, किसी भी कंडक्टर को आप चार्ज देते हैं वो सिर्फ उसके आउटर सरफेस पे इसलिए आता है कि चार्ज जो है, चार्ज वांट्स मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जितनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, इसलिए वो सिर्फ आउटर सरफेस का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। बहुत सारे ऑप्शन आपको गिवन है और आपको फॉल्स जो है बताना है। तो इसमें एक ऑप्शन सी आता है जिसमें लिखा है दे ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप। ये ऑप्शन एक्चुअली में रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती, क्योंकि उसने रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। तो आप 49 जो क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन जो है उसको करेक्ट करेंगे और आप ऑप्शन गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट ये रॉन्ग पूछी है और याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी कोई क्लोज लूप नहीं बनाते, रॉन्ग पूछी है, दैट्स व्हाई अपना ऑप्शन ये जो है करेक्ट माना जाएगा। 50 क्वेश्चन पे आते हैं। मेटल के रिगार्डिंग आपसे पूछा गया, बहुत सारे ऑप्शन है, जीरो रेजिस्टिविटी होती है, हाई होती है, लो होती है, क्या होता है? तो याद रखें आपका यहां पर आप सी ऑप्शन को चूज करेंगे और याद रखें मेटल हैज लो रेजिस्टिविटी होती है पर बहुत कम होती है ताकि करंट का प्रोडक्शन ज्यादा हो। 51 क्वेश्चन में आते हैं और आपसे पूछा गया है
ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज। उसका रीजन क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसा क्या होता है कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो उसके मेन रीजन तो होता है रैंडमनेस, इलेक्ट्रॉन में रैंडमनेस आती है, दैट्स वाई ऐसा होता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको गिवन है, ठीक है, तो जो ऑप्शन हम चूज करेंगे इधर 51 क्वेश्चन जो आपका है उसका हम डी ऑप्शन चूज करेंगे। विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर आपका रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। विद द राइज ऑफ टेम्परेचर आपका रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है, जिससे आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज। कभी भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कॉलिजन का होना, जो कॉलिजन होता है वो जल्दी जल्दी होगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा और रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो हम इसका डी ऑप्शन चूज करेंगे। 52 में पूछा जाता है रिलैक्सेशन टाइम इन ए कंडक्टर्स, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए रिलैक्सेशन टाइम इन ए कंडक्टर्स, तो आप बी ऑप्शन को चूज करिए, डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो 52 जो है उसका हम बी ऑप्शन चूज करेंगे। कभी भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है, स्पेशली इन कंडक्टर। तो याद रखिए आप जो 52 का बी ऑप्शन चूज करेंगे। 53 पे आते हैं। 53 क्वेश्चन जो है इसमें आपको गिवन है द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल बाय स्ट्रेचिंग देन द न्यू रेजिस्टेंस विल बी। हमेशा याद रखिए आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं स्ट्रेचिंग, स्पेशली स्ट्रेचिंग के केस में आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अगर लेंथ डबल हुआ है, L से 2L हुआ है, तो रेजिस्टेंस विल बी 4 टाइम, ठीक है। तो याद रखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है लेंथ डबल हुआ है, ठीक है, तो याद रखिए इफ लेंथ इज डबल देन योर रेजिस्टेंस विल बी 4R, ठीक है, ये 4R आएगा, R से ये रेजिस्टेंस 4R आएगा इफ लेंथ बिकम 2L, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है 4R बनेगा एंड दिस विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो 53 का है जो आपका बी ऑप्शन हम यहाँ पर चूज करेंगे। तो इसी तरीके के कई सारे क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 53 को हमने किया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 54 क्वेश्चन में पूछता है यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज यूनिफॉर्मली कंप्रेस अलोंग इट्स लेंथ अंटिल इट्स रेडियस बिकम n टाइम्स टू द ओरिजिनल रेडियस द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी। तो याद रखिए कंप्रेसिंग है, कुछ जैसे स्ट्रेचिंग का केस है वैसे कंप्रेसिंग का केस है। तो इसको हम किस तरीके से करते हैं, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको हम लिखेंगे n ऑफ r, ठीक है, दिस इज बिकम n ऑफ r एंड दिस इज r, ठीक है। तो आपको ये गिवन है यहाँ पर स्टेटमेंट और इसका जो टोटल पावर है वो 4 करेंगे। तो ये कंप्रेसिंग या स्ट्रेचिंग का जो केस होता है वहां पर याद रखिए जो आपका रेडियस है, ठीक है, और जो आपका एक तो हम रेडियस कहेंगे और जो दूसरा आपका है रेजिस्टेंस, ठीक है, उनमें जो रिलेशन होता है उस तरीके इस तरीके से होता है। अच्छा, इसको हम स्मॉल r ले लेते हैं। स्मॉल r आपके रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल R आपके रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को लेके हम चलेंगे एंड योर आंसर विल बी R1 बाय R2 इज n रेज टू पावर 4, n की पावर 4 आएगा और जो हमें R2 निकालना है दैट विल बी R1 बाय n की पावर 4। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जो आपका R1 है उसका रेजिस्टेंस अगर आपको R गिवन है तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। तो 54 का जो है ऑप्शन नंबर ए को जो है हम चूज करेंगे। नेक्स्ट आता है 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट नहीं होती, पावर जो है वो भी नहीं होती है, वॉटलेस करंट है और एक आता है करंट डेंसिटी। तो याद रखिए करंट डेंसिटी जिसका फॉर्मूला होता है J इक्वल टू I अपॉन A। तो 55 का जो आप ऑप्शन चूज करेंगे ए ऑप्शन चूज करेंगे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप जो है 55 का ए ऑप्शन जो है चूज करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 56। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जैसे चैप्टर्स से जो है लिए गए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं हमने शुरू की 12th की जो 4 यूनिट है वहां से उठाए। 56 क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, और काफी सारे ऑप्शन गिवन है इसमें। 56 के लिए जो आप ऑप्शन करेक्ट करेंगे दैट विल बी डी, एंड ऑप्शन इज रेजिस्टेंस ऑफ 40 वाट बल्ब इज लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ 60 वॉट बल्ब। देखिए रेजिस्टेंस 40 वॉट का लेस बताता है और 60 वॉट वाले का क्या बताता है, ज्यादा बताता है, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट कौन सा नहीं है, रूल क्या है। तो ठीक है, 56 का मैं डी ऑप्शन आपको चूज करने के लिए बोलूंगा। देखिए ब्राइटनेस उसकी ज्यादा होती है, ब्राइटनेस उसकी ज्यादा होती है जिसमें करंट ज्यादा हो, और करंट ऑब्वियस उसमें ज्यादा होगा जिसमें रेजिस्टेंस क्या हो, कम, और ब्राइटनेस उसकी ज्यादा होगी जिसकी पावर ज्यादा होगी। अब इसके कंपैरिजन में जो डिम बल्ब होगा उसकी पावर एक्चुअल में क्या मिलेगी आपको, कम। उसके अंदर डिम बल्ब में ऑब्वियस करंट कम होगा और रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। तो होना क्या चाहिए, अगर मैं 60 वाट और 40 वाट को कंपेयर करूं तो 40 वाट का जो बल्ब है एक्चुअली में वो डिम है। डिम है क्योंकि उसका करंट कम है और उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो गलत स्टेटमेंट है। होना ये चाहिए था कि 40 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, और इसने उल्टा बोला हुआ है, तो ये ऑप्शन जो है गलत होता है। 57 आता है। 57 में पूछता है, अ चार्ज मूव इन ए सर्कल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, द टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट अपॉन। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, तो याद रखिए जो आपका टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr/qb, और इसके अंदर वेलोसिटी नहीं है तो वेलोसिटी से ये इंडिपेंडेंट होता है, वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। तो आप इसका जो ऑप्शन चूज करेंगे डी ऑप्शन को चूज करेंगे। नेक्स्ट इज योर 58 क्वेश्चन। 58 में पूछता है, पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q प्लेस्ड इन रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन रिलीज काइनेटिक एनर्जी अटेंड की है आफ्टर सम डिस्टेंस डी, वो कितनी होगी। तो याद रखिए आप यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे QEY। ये काइनेटिक एनर्जी जो है आती है उन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर या उन पार्टिकल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं। तो आप सी ऑप्शन को जो है करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज योर 59 क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन में पूछता है कि आपसे ये दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 59, सॉरी दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 59 जिसका आंसर QEY आएगा। 58 में यहां बता देता हूं आपको। 58 में पूछता है साइक्लोट्रॉन का यूज क्या होता है। तो लाइट पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकता, न्यूट्रॉन को नहीं कर सकता, तो 58 का जो है सी ऑप्शन आएगा। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आयंस हो, हैवी हो, उन्हीं को जो है एक्सेलरेट साइक्लोट्रॉन कर सकता है, बाकियों को नहीं। 60 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन है जो v वेलोसिटी से चलता है, b मैग्नेटिक फील्ड से चलता है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो याद रखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो ये होता है v क्रॉस b। ठीक है, Q इज Q और v क्रॉस b। हमारे पास क्योंकि चार्ज के नाम पर इलेक्ट्रॉन है तो दैट्स विल बी योर आंसर। ये आपका 60 का जो ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन बनेगा। 61 पे आते हैं। 61 क्वेश्चन पूछता है कि मैग्नेट है जिसको हमने हाफ कर दिया है, बताइए मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए इनिशियली आपके जो नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं, इनका जो पोल स्ट्रेंथ है वो ये होता है, और अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हो दैट्स विल बी m × 2l। ठीक है, अब सपोज करिए आपने इसको ऐसे कट किया, ऐसे कट किया तो क्या होगा, आपकी जो नई पोल स्ट्रेंथ आएगी दिस विल बी m/2। सॉरी ये सेम ही रहेगी, बट आपकी लेंथ जो है वो 12 की बजाय कितनी हो जाएगी, l। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करूं तो ये वाली इससे क्या हो चुकी है, हाफ। ठीक है, मैं ये बिल्कुल बोल सकता हूं
कि ये पोल स्ट्रेंथ और इस पोल स्ट्रेंथ को कंपैरिजन करें तो ये इससे क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, दिस विल बी हाफ। ठीक है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो आएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, आपका 61 का बी ऑप्शन आएगा कि पोल स्ट्रेंथ आपकी हाफ हो जाएगी। तो आप बोलेंगे दिस m डैश इज इक्वल टू m बाय 2। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। 62 पे आते हैं। 62 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर द परमानेंट मैग्नेट। तो याद रखिए स्टील जो है परमानेंट मैग्नेट के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, परमानेंट मैग्नेट के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। तो 62 का आप ऑप्शन नंबर ए को चूज करेंगे। स्टील क्यों परमानेंट के लिए बेस्ट माना जाता है, आप इसको पढ़ेंगे जब इसकी हम हाइस्टेसिस लूप पढ़ते हैं। तो आपका जो स्टील होता है उसके अंदर हाई रिटेंटिविटी होती है। हाई रिटेंटिविटी होने की वजह से जो स्टील है वो परमानेंट मैग्नेट के लिए हम जो है यूज करते हैं। नेक्स्ट योर क्वेश्चन इज 63। तो 63 क्वेश्चन में पूछता है द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट आर। तो याद रखिए इसका आप ऑप्शन नंबर 63 के लिए ए चूज करेंगे, क्योंकि डायग्राम आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। आउटसाइड ऐसे चलती है, नॉर्थ से साउथ आउटसाइड चलती हैं लाइक दिस, और अंदर जो है वो चलती है साउथ से नॉर्थ। तो आपका आंसर जो आपसे पूछा गया इनसाइड कैसे चलेंगे, आपका आंसर आना चाहिए साउथ से नॉर्थ, और ये आपका जो ऑप्शन बनता है दिस इज ऑप्शन नंबर ए। तो 63 का ए आएगा, आंसर आएगा साउथ से नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। आपसे पूछा गया है अंदर कैसे चलेंगे, तो साउथ से नॉर्थ चलेंगे। 64 से आपसे पूछा गया था टू लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू अ बार मैग्नेट। बहुत सारे ऑप्शन पूछे गए, क्या इंटरसेक्ट करेगी नहीं करेगी। तो याद रखें डी ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा कि जो भी आपकी बार मैग्नेट से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं, लाइंस जो होती हैं, दे नेवर इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट नहीं करते। 64 का डी ऑप्शन आएगा। 65 पे पूछा जाता है आपका 65 क्वेश्चन है एट मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ एंगल ऑफ डिप इज। तो याद रखें एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री एट मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट फॉर द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो याद रखिए कोर बनाने के लिए आप जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन। ठीक है, क्योंकि इसको बहुत आसान है मैग्नेट बनाना और फिर डीमैग्नेटाइज करना। नेक्स्ट इज योर 67 क्वेश्चन। 67 में आपसे पूछा जाता है व्हेन अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज हीटेड, क्या होगा। किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को आप हीट करोगे तो ऑब्वियस है लॉस हो जाएगा ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म का जो है वो क्या हो जाएगा, लॉस होगा। तो आप बी ऑप्शन जो है इसका चूज कर सकते हैं। 68 में आपसे पूछता है आइडेंटिफाई द पैरामैग्नेटिक। आपको दिया गया आयरन एंड निकिल इज योर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एक हाइड्रोजन दिया है, ये आपका डाया होता है। एल्यूमिनियम आपका आंसर आएगा, एल्यूमिनियम इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये आपका ऑप्शन बनता है बी। देन 69 क्वेश्चन द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर व्हाट। तो याद रखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, ये नेगेटिव होती, ठीक है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है। तो आप बी ऑप्शन को चूज करेंगे। एंड द लास्ट इज 70 क्वेश्चन। आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायामैग्नेटिक। आपको एल्यूमिनियम दिया गया है, निकिल दिया गया है, क्वार्ट्ज दिया गया है, बिस्मथ दिया गया है। तो याद रखिए डायामैग्नेटिक आपसे पूछा गया है तो क्वार्ट्ज होता है। ठीक है, बी ऑप्शन क्वार्ट्ज इज अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये इन सब क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो है इनके आंसर हैं। ठीक है, आप इनको अच्छे से देखें और चेक करें आपके कौन से क्वेश्चंस के आंसर सही है या गलत है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।